एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। आज हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोसोम एंड सोलेनॉइड मॉडल के बारे में, जिसका ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उन टेक्निक्स के बारे में और उन एविडेंसेस के बारे में जिसको लेकर डिफरेंट वर्कर्स ने काम किया, जिससे कि न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइन हो सका। तो आज इस वीडियो में हम लोग उन टेक्निक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वर्कर्स थे जिन्होंने इस पे काम किया और न्यूक्लियोसोम और सोलेनॉइड मॉडल का स्ट्रक्चर दिया। तो सबसे पहले इसकी सीरीज़ में आते हैं विल्किंस एंड लुज़ाटी, जिन्होंने 1960 में एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल किया था न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद ऑलिन्स एंड ऑलिन्स ने 1973-74 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज़ किया। फिर टी कॉर्नबर्ग ने क्रोमैटिन रिकंस्टिट्यूशन एक्सपेरिमेंट का यूज़ किया। हैविश एंड बर्गवाइन ने 1973 में न्यूक्लियस डाइजेशन टेक्निक का यूज़ किया। रॉजर कॉर्नबर्ग ने 1974 में जेल फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज़ किया और आइजनबर्ग ने 1974 में क्रॉस लिंकिंग एक्सपेरिमेंट का यूज़ किया। सो ये डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ डिफरेंट टाइप्स के वर्कर्स ने समय समय पर किया, ताकि वो क्लियरली डिफाइन कर सके न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को, सोलेनॉइड मॉडल को क्लियरली वो लोग डिफाइन कर सके। इसलिए ये डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ उन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान किया। अब हम इन टेक्निक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इन वर्कर्स ने इन टेक्निक्स का यूज़ करके न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर डिफाइन किया, न्यूक्लियोसोम को डिस्कवर किया। सो अब हम लोग बात करने वाले उन टेक्निक्स की जिनका यूज़ किया डिफरेंट वर्कर्स ने न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को क्लियरली डिफाइन करने के लिए। सो सबसे पहले विल्किंस और लुज़ाटी ने 1960 में एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के थ्रू स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जो क्रोमैटिन है वो रिपीटिंग यूनिट से मिलके बना हुआ है, यानी क्रोमैटिन में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि एक्सरे प्लेट पे उन्हें एक डेफिनिट पैटर्न देखने को मिल रहा था। सो इसलिए उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो क्रोमैटिन है वो रिपीटिंग यूनिट से मिलके बना हुआ है। उसके बाद ऑलिन्स और ऑलिन्स ने 1973-74 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू ये कंक्लूड किया कि जो क्रोमैटिन है वो एक रिपीटिंग यूनिट से मिलके बना है, जिसमें कि बीड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है डिफरेंट स्पेसेस पे, और वो बीड लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड हैं सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से। उन्होंने कहा कि जो बीड लाइक स्ट्रक्चर है उनका डायमीटर लगभग 10 नैनोमीटर के आसपास है, और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो उनसे कनेक्टेड है उनका डायमीटर 2 नैनोमीटर के आसपास है। तो ऑलिन्स एंड ऑलिन्स ने ये कंक्लूड किया कि जो क्रोमैटिन है उसमें रिपीटिंग यूनिट्स प्रेजेंट है, जिसमें कि जो बीड लाइक स्ट्रक्चर है उसे उन्होंने टर्म दिया न्यू बॉडीज़, और ये जो न्यू बॉडीज़ थी इनकी थिकनेस थी 10 नैनोमीटर इन डायमीटर। ये न्यू बॉडीज़ डेफिनेट प्लेस पर रिपीट हो रही थी और ये एक दूसरे से कनेक्टेड थी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू, जो कि 2 नैनोमीटर इन थिकनेस के थे। उसके बाद 1975 में आउडेट ने ये जो न्यू बॉडीज़ टर्म था इसको रिप्लेस कर दिया और उन्होंने न्यूक्लियोसोम टर्म दिया। सो हम इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो क्रोमैटिन होता है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वो न्यूक्लियोसोम्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं डीएनए के थ्रू। सो इस तरीके से ऑलिन्स एंड ऑलिन्स के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के एक्सपेरिमेंट की वजह से न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर थोड़ा और क्लैरिफाई हो गया इस टेक्निक का यूज़ करके। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट टेक्निक की, जो कि थी क्रोमैटिन रिकंस्टिट्यूशन एक्सपेरिमेंट, जो कि टी कॉर्नबर्ग ने परफॉर्म की थी।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को कंपाइल करके क्रोमैटिन बनाने की कोशिश की लैब में कुछ केमिकल्स का यूज़ करके, जिसमें वो 90% सक्सेसफुल रहे, 90% उन्हें रिकन्स्टिट्यूशन मिला, जिससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो क्रोमैटिन है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टेक्निक की, जो कि हमारी है न्यूक्लियस डाइजेशन की। हेविश और बर्गोइन ने 1973 में ये टेक्निक दी थी, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेटिव डीएनए यानी कि जो नॉर्मल डीएनए होता है उसे, और क्रोमैटिन डीएनए जो क्रोमैटिन का डीएनए होता है उसे, दोनों को ही उन्होंने न्यूक्लियस ट्रीटमेंट दिया। न्यूक्लियस एक तरीके का एंजाइम है जो डीएनए को क्लीव कर सकता है स्पेसिफिक पॉइंट्स पे। जब इन्होंने न्यूक्लियस का यूज़ किया तो नेटिव डीएनए और क्रोमैटिन डीएनए दोनों के ही बहुत सारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हो गए। उसके बाद उन्होंने इन फ्रैगमेंट्स को इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू रन किया, जिसकी वजह से हुआ क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल पे आपको जो फ्रैगमेंट्स दिखाई देंगे वो नेटिव डीएनए के केस में तो एक कंटिन्यूअस स्मेयर दिखाई देगा, एक कंटिन्यूअस आपको बैंड्स दिखाई देंगे जिनकी लेंथ भी सेम होगी और थिकनेस भी सेम होगी। जबकि जो क्रोमैटिन डीएनए है उसके केस में जो फ्रैगमेंट्स का साइज था वो भी डिफ़र कर रहा था और थिकनेस भी डिफ़र कर रही थी। सो ऐसा क्यों हो रहा था क्रोमैटिन डीएनए के केस में? तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से, न्यूक्लियस डाइजेशन एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड किया कि जो क्रोमैटिन डीएनए है वो जगह जगह पर प्रोटेक्टेड है हिस्टोन प्रोटीन्स के थ्रू, क्योंकि जो न्यूक्लियस एंजाइम है वो उस पॉइंट को क्लीव नहीं कर पा रहा है जहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन के बीड्स प्रेजेंट है। सो न्यूक्लियस डाइजेशन एक्सपेरिमेंट के थ्रू हेविश एंड बर्गोइन ने ये कंक्लूड किया कि जो क्रोमैटिन है वो, उसमें जो बीड्स प्रेजेंट है वो हिस्टोन प्रोटीन से बने हुए हैं, और डीएनए एक डेफिनेट प्लेसेस पे हिस्टोन प्रोटीन से प्रोटेक्टेड है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस उस पॉइंट को क्लीव नहीं कर पा रहा है और हमें अलग अलग लेंथ के फ्रैगमेंट्स देखने को मिल रहे हैं क्रोमैटिन डीएनए के केस में। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टेक्निक की, जो कि है हमारी जेल फिल्ट्रेशन टेक्निक। रॉजर कॉर्नबर्ग ने 1974 में इस टेक्निक का यूज़ किया था स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को क्लियरली डिफाइन करने के लिए। सो ये बेसिकली एक क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक है, जिसमें होता क्या है, ये एक क्रोमैटोग्राफिक कॉलम है जिसमें सिलिका बीड्स प्रेजेंट है। सिलिका बीड्स की खास बात यह है कि इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, और इस केस में किया क्या जाता है, जो मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर होता है जिन्हें हमें सेपरेट आउट करना होता है उन्हें रन कराया जाता है इस क्रोमैटोग्राफिक कॉलम के थ्रू। और इस केस में होता क्या है, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जल्दी सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि वो इन जो सिलिका बीड्स के पोर हैं उनमें नहीं फंसते और जल्दी ही वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। जबकि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिलिका बीड्स के पोर में इंट्रैप हो जाते हैं और देर में सेपरेट होते हैं। तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल हो गया जेल फिल्ट्रेशन टेक्निक का। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में। 5 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ पर हैं, H1, H2A, H3, H4 एंड H2B। इन सब के मोलिकुलर वेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। H1 जो हिस्टोन प्रोटीन है वो लार्जेस्ट हिस्टोन प्रोटीन है, और H4 जो हिस्टोन प्रोटीन है वो स्मॉलेस्ट हिस्टोन प्रोटीन है। तो रॉजर कॉर्नबर्ग ने सोचा कि जब हम इन हिस्टोन प्रोटीन्स के मिक्सचर को इस क्रोमैटोग्राफिक कॉलम के थ्रू सेपरेट करेंगे तो जो लार्जेस्ट हिस्टोन प्रोटीन है यानी कि H1 उससे सबसे पहले सेपरेट आउट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लार्ज मॉलिक्यूल, जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है वो जल्दी सेपरेट आउट हो जाता है।
लेकिन जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो सबसे पहले H3 और H4 हिस्टोन प्रोटीन सेपरेट आउट हुए। इसका मतलब उन्होंने ये कंक्लूड किया इससे कि या तो H3 के दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं जिसकी वजह से मोलिकुलर वेट H1 से बड़ा हो रहा है, या फिर H4 के मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं जिसकी वजह से मोलिकुलर वेट उनका ज़्यादा हो रहा है और वो जल्दी सेपरेट आउट हो रहे हैं, या फिर H3 और H4 ही आपस में कंबाइन होके हेट्रोडाइमर बना रहे हैं और वो जल्दी सेपरेट आउट हो जा रहे हैं H1 से पहले। तो इस तरीके से, इस टेक्निक से, जेल फिल्ट्रेशन टेक्निक से रॉजर कॉर्नबर्ग ने ये कंक्लूड किया कि न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में जो H3 और H4 हिस्टोन प्रोटीन है वो या तो होमोडाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि H3 और H3, या फिर H4 और H4, या फिर वो हेट्रोडाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि H3 और H4 हिस्टोन आपस में कंबाइंड हैं न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में। उन्होंने इस टेक्निक के थ्रू ये कंक्लूड किया। अब हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट टेक्निक की, जो कि क्रॉस लिंकिंग एक्सपेरिमेंट है। आइजनबर्ग ने इसको परफॉर्म किया था 1974 में। इस टेक्निक में मेनली होता क्या है, कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए कि मॉलिक्यूल्स किस हद तक बाइंड आउट हो सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता किया गया कि हिस्टोन में भी कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो ज़्यादा बाइंडिंग एबिलिटी रखते हैं और कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो वीक बाइंडिंग एबिलिटी रखते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट्स आए वो ये आए कि जो H2A हिस्टोन है उसकी बाइंडिंग एबिलिटी H2B से स्ट्रॉन्ग है, यानी कि H2A और H2B हिस्टोन कंबाइन हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एबिलिटी है उनकी। H2A और H3 जो हिस्टोन है उनकी बाइंडिंग एबिलिटी इंटरमीडिएट है, उनके बाइंड होने के चांसेस इंटरमीडिएट हैं, जबकि H2B और H4 हिस्टोन के जो बाइंडिंग एबिलिटी के चांसेस हैं वो स्ट्रॉन्ग है। जबकि जो इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया वो ये था कि H3 हिस्टोन और H4 हिस्टोन की बाइंडिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और जो H2A और H4 की बाइंडिंग एबिलिटी वो वीक होती है और H2B और H3 हिस्टोन की बाइंडिंग एबिलिटी भी वीक होती है। सो क्रॉस लिंकिंग एक्सपेरिमेंट ने एक चीज़ प्रूव कर दी कि H3 और H4 जो हिस्टोन्स होते हैं उनकी बाइंडिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। सो इस एक्सपेरिमेंट ने ये क्लियर कर दिया कि जो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है उसमें H3 और H4 हिस्टोन होमोडाइमर की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं या हेट्रोडाइमर की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया कि जो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है उसमें H3 और H4 हिस्टोन हेट्रोडाइमर की तरह एग्जिस्ट करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में और सोलेनॉइड मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।